हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी समाजशास्त्र। बुक है आपकी भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। इसका चैप्टर नंबर 5 है सामाजिक आंदोलन। इससे पहले के चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जो क्लास 12 टीएसपी न्यू ग्रुप नाम से। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स, जो भी लेटेस्ट अपडेट है एग्जाम से संबंधित, से जो भी वीडियो लिंक्स है हमारे चैनल के, वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जो हमारी वो जरूर विजिट करें जो एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और आप यहाँ से पीडीएफ नोट्स जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, यानी जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास है जो किसी विशेष सामाजिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक और संगठित तरीके से कार्य करते हैं। यानी जब हम सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं तो सामाजिक आंदोलन आपके सामाजिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, पर्यावरणीय भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी एक मांग उठाई जाती है, कोई भी एक मुद्दा उठाया जाता है जो एक लंबे समय तक चलता है संगठित तरीके पे, तो जो भी मांगे वगैरह होती हैं उनको मनवाने का काम इन सामाजिक आंदोलनों से किया जाता है। तो क्या होता है इनका लक्ष्य? इनका लक्ष्य होता है समाज और उसके कुछ हिस्सों में परिवर्तन लाना। यानी अगर समाज में कोई समस्या लग रही है लोगों को, तो वो क्या करते हैं, वो जो समस्याएं, उन समस्याओं को ठीक करने के लिए या परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करते हैं, या मौजूदा परिवर्तन का विरोध करना होता है। ठीक है, यानी अगर कोई समस्या है तो समस्या का वो लोग क्या करते हैं भाई, विरोध करते हैं कि भाई हमें ये समस्या है, इस समस्याओं को ठीक किया जाना चाहिए, या कोई ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हों, उनको नुकसान हो रहा हो, तो इसके लिए भी आप देखेंगे जो सामाजिक आंदोलन होते हैं। सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, तो देखिए सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं कि किस तरह से समाज में परिवर्तन होता है और उसके हिसाब से समाज में विकास भी होता है। हमें आज जो अधिकार मिले हैं, यानी आज जो हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, या जो हमें अधिकार दिए गए हैं, क्या ये अधिकार शुरू से हमारे पास रहे हैं? नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ा है, लोगों को संघर्ष करना पड़ा है। जैसे 8 घंटे का काम हो गया, समान काम के लिए समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन, ये अपने आप नहीं मिले हैं। तो ये जितने भी अधिकार आज हम समाज में देखते हैं ये अपने आप नहीं मिले हैं, ये मजदूर आंदोलनों और सुधार आंदोलनों की वजह से मिले हैं। यानी लोगों ने क्या किया, मजदूरों ने आंदोलन किए, ठीक है ना, और जो भी समस्याएं थी उस समस्याओं को सुधार के लिए लोगों ने आंदोलन किए। इसके बाद ही जो हम अधिकार देखते हैं आज के समाज में लोगों को मिलते हैं, तो वो आंदोलनों और जो सामाजिक प्रयास रहा लोगों का उसके कारण ही हुए हैं। 19वीं सदी के सुधार आंदोलन, जाति और लिंग भेद के खिलाफ संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत को नया रूप दिया। तो 19वीं शताब्दी में आप देखते हैं बहुत सारे आपको आंदोलन देखने को मिलते हैं, चाहे वो जो भेदभाव होता रहा हो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो इन सब के खिलाफ भी जो है लोगों ने संघर्ष किया। तो इन संघर्षों से भारत का समाज में बड़ा बदलाव आया। तो आप देखेंगे भारत के जो समाज में है, इन आंदोलनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण भारतीय समाज में आप बहुत सारे परिवर्तन होते हुए देखते हैं। दुनिया में भी बड़े आंदोलन हुए हैं, जैसे समाजवादी आंदोलन, अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन और अफ्रीका में रंग विरोधी संघर्ष। तो मात्र आप ये नहीं देखेंगे कि भारत में ही सामाजिक आंदोलन हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन लाए हैं। आप देखेंगे तो हर एक देश में वहाँ की जो मूलभूत समस्या रही हैं उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया है और अपनी मांगे मनवाई हैं। जिसका उदाहरण आप देख सकते हो कि भाई जो पहले क्या था कि पूंजीवादी व्यवस्था होती थी, सामंती व्यवस्था होती थी, तो उसमें लोगों को जो है बहुत ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। तो आप देखेंगे समाजवादी आंदोलन हुए, लोगों को समानता देने की बात करी गई। अमेरिका में आप देखोगे भाई नागरिक आंदोलन का अधिकार था कि नागरिकों को भी अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए आंदोलन आप देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आप देखते हैं रंग भेद की नीति के खिलाफ लोगों ने आंदोलन करके अपने अधिकार लिए। तो ऐसा हर देश में आपको देखने को मिलेगा कि लोग सामाजिक रूप से इकट्ठा होते हैं और जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को खत्म करने के लिए संघर्ष करते हैं। सामाजिक आंदोलन सिर्फ बदलाव ही नहीं लाते, वे आगे आने वाले नए आंदोलनों को भी प्रभावित करते हैं।
जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो सिर्फ बदलाव ही नहीं लाते कि भाई उन्होंने कुछ नए समाज में परिवर्तन लाए, बदलाव लेकर आए। वो क्या करते हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देते हैं कि अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो उसके खिलाफ हमें संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, तो एक मिसाल के तौर पर उभर कर जो आते हैं सामाजिक आंदोलन भविष्य के लिए। भारतीय संविधान भी इन बदलावों को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। तो आज हम जो भारत का संविधान देखते हैं कि सबको समान अधिकार दिए गए हैं, सबको एक जैसी व्यवस्था दी गई है, तो इसके पीछे भी आप देखेंगे एक बड़ा जन आंदोलन और सामाजिक आंदोलन रहा है, जिससे हमारा इतना अच्छा संविधान बना कि हमारे संविधान को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक समान भाईचारे के आधार पर बनाया गया है। सामाजिक परिवर्तन और विकास उन सामूहिक संघर्षों का परिणाम है जिन्होंने हमारे वर्तमान समाज की नींव रखी है। तो आज जो हम जिस वर्तमान समाज में जी रहे हैं, इसके पीछे हमारे जो भूतकाल की अगर बात करते हैं, जो पिछले जो आंदोलन थे उन्होंने जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। ठीक है, तो आज का अगर आप विकास देख रहे हैं तो वो विकास जो है वो प्राचीन संघर्षों का कारण है। सामाजिक आंदोलन के लक्षण। ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन के लक्षण क्या होते हैं, तो देखिए निरंतर सामूहिक गतिविधियां होती हैं। तो सामाजिक आंदोलन में आप देखेंगे एक लंबे समय तक लगातार सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। अगर सामाजिक आंदोलन चलाना है तो लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है और निरंतर जो है सामूहिक तौर पर गतिविधियां करनी पड़ती, ताकि आंदोलन जो है जीवित रहे और लगातार चलता रहे। राज्य के विरुद्ध, ये गतिविधियां प्राय राज्य के विरुद्ध होती हैं और राज्य की नीति तथा व्यवहार में परिवर्तन की मांग करती हैं। तो ज्यादातर आप आंदोलन देखोगे तो राज्य की जो गलत नीतियां होती हैं उसके खिलाफ जो है लोग आंदोलन करते हैं। ठीक है, और उनकी नीतियों में और उनके व्यवहार में परिवर्तन के लिए वो हमेशा मांगे उठाते रहते हैं। संगठन, संगठन का होना बहुत जरूरी है अगर कोई भी जो है सामाजिक आंदोलन है, क्योंकि अचानक हुआ या बिना तैयार का विरोध सामाजिक आंदोलन नहीं माना जाता। ठीक है, यानी कुछ लोग इकट्ठा हुए और बिना किसी नीति या बिना किसी उद्देश्य के उन्होंने कोई मांग करी, तो वो जल्दी से चीजें जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और एक लंबे समय तक नहीं टिक पाती। ठीक है, किसी आंदोलन के लिए जरूरी है कि उसमें कुछ हद तक संगठन हो। तो कोई भी आंदोलन हो रहा है तो उसमें संगठन का होना जरूरी है। संगठन में नेतृत्व और एक ढांचा होता है, इसमें सदस्यों के आपसी संबंध, फैसले लेने की प्रक्रिया और उसे लागू कराने का तरीका तय रहता है। तो जो संगठनात्मक आंदोलन होते हैं उसमें लोग क्या करते हैं भाई, एक नीति बनाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, सबके कामों का विभाजन करते हैं और एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि भाई किस तरह से हमें आंदोलन को लेकर चलना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्या हमारी मांगे हैं जो हमें मनवानी है। ठीक है, तो संगठनात्मक होना जरूरी है किसी भी एक सामाजिक आंदोलन के लिए। समान उद्देश्य तथा विचारधारा होनी चाहिए। भाग लेने वालों के उद्देश्य तथा विचारधाराओं में समानता होनी चाहिए। तो भाई जितने भी लोग संगठन में शामिल हुए हैं तो सब एक विचारधारा और एक उद्देश्य के साथ जो है वो काम करने चाहिए। परिवर्तन की सामान्य अभिमुखता, यानी किसी विशिष्ट परिवर्तन को लाने या उसे रोकने का एक तरीका होता है। तो कोई भी अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा तरीका होना जरूरी है। ठीक है, ताकि आपका आंदोलन है वो अच्छे से चल सके। लक्षणों की अस्थिरता, ये विशिष्ट लक्षण आंदोलन की जीवन अवधि में बदल सकते हैं। ठीक है ना, और अगर आपको लगता है भाई कि कुछ आप परिवर्तन भी कर सकते हैं उस आंदोलन में, ठीक है ना, तो वो चीज भी होनी चाहिए कि भाई जो चीज लग रहा है कि नहीं हो पा रही है, लेकिन जो चीज हो सकती है तो उसे जो है पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला जो हमारा है वो है सामाजिक आंदोलन के उद्देश्य और कार्य। तो देखिए सबसे पहला है जनहित में परिवर्तन। तो सामाजिक आंदोलन प्राय किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, यानी लोगों की भलाई के लिए कुछ ऐसे काम करना और ऐसे परिवर्तन लाना जिससे उनको उनके अधिकार दिलाए जा सकें। जैसे जनजातीय लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार दिलाना। तो भाई जंगल के जो लोग होते हैं वो अपनी जीविका के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, जंगल पर डिपेंड होते हैं, लेकिन सरकारों ने ऐसी नीतियां बना दी कि भाई जंगल के संसाधनों का वो लोग यूज नहीं कर सकते। तो इसके खिलाफ जो होता है सामाजिक आंदोलन चलते हैं और वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं। विस्थापित लोगों का पुनर्वास, तो कई बार सरकारें जो होती हैं कोई सरकारी योजनाएं लाती हैं तो उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको पुनर्वास करना पड़ता है, यानी दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करे भाई, उनको पुनर्वास दे। ठीक है, इसके लिए भी सामाजिक आंदोलन चलते हैं। क्षतिपूर्ति के अधिकार, और कई बार क्या होता है कि भाई जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके जो संसाधन है उनको नुकसान होता है तो उनके लिए मुआवजा वगैरह दिया जाए। तो ऐसे सामाजिक आंदोलन बहुत सारे आप देखेंगे जो जनहित में परिवर्तन लाने का काम करते हैं। सेकंड होता है प्रतिरोधी आंदोलन।
सामाजिक परिवर्तन लाने वाले आंदोलनों के विरुद्ध। तो प्रतिरोधी आंदोलन का मतलब होता है जो भी सामाजिक परिवर्तन लाना होता है उसके लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं, तो कभी कभी यथार्थपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिरोध आंदोलन जन्म लेते हैं कि भाई नहीं, ये जो बदलाव लाए जा रहे हैं वो बदलाव नहीं लाने हैं, इसके लिए भी आंदोलन होते हैं। यानी समाज में अगर कोई कुरीति चल रही है उसको बदलने के लिए जब आंदोलन चलाया जाता है तो उस तबके कुछ तबकों के लोग जो हैं उस परिवर्तन को लाने का विरोध करते हैं। जैसे सती प्रथा के विरोध में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना पर सती प्रथा के समर्थकों द्वारा धर्म सभा की स्थापना की गई कि भाई राजा राम मोहन राय क्या कर रहे थे, सती प्रथा का विरोध कर रहे थे। वहीं क्या किया भाई कि जो उस टाइम के जो धर्म के ठेकेदार थे उन लोगों ने एक धर्म सभा करी कि भाई ये तो हमारे धर्म पर जो है अ, वो किया जा रहा है, कटाक्ष किया जा रहा है, और लोगों ने क्या किया, एक धर्म सभा का स्थापना करी कि भाई ये परिवर्तन नहीं होने चाहिए। बालिका शिक्षा, बुधवा विधवा पुनर्विवाह, तथा कथित निम्न जाति के बच्चों स्कूलों में प्रवेश या आरक्षण के प्रस्तावों का भी आप देखते हैं विरोध। तो सामाजिक दर्जा लाने के लिए जब लोगों को कुछ छूटें दी गई, आरक्षण दिया गया या व्यवस्थाएं बनाई गई, तो उस समय बहुत सारे तबकों ने जो था इन सब चीजों का भी विरोध किया। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, प्रतिरोध आंदोलन। अगला आता है लोगों को प्रेरित करना। तो आंदोलनों में क्या होता है भाई, लोगों को प्रेरित किया जाता है। सामाजिक आंदोलनों में आंदोलनकारी लोगों को उनसे संबंधित मुद्दों पर प्रेरित करने के लिए सभाएं करते हैं कि भाई जो भी समाज में परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, ठीक है, जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो गलत हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है भाई, लोगों को संबोधित किया जाता है और प्रेरित किया जाता है। ये साझा सोच को बढ़ावा देते हैं और सामूहिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में सहमति बनाते हैं। तो लोग क्या करते हैं भाई, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनकी सोच को बढ़ाया जाता है, एक साझा एजेंडा तय किया जाता है और लोग सामूहिक तौर पर इकट्ठा होते हैं और एक ही दिशा निर्देश के आधार पर काम करते हैं। प्रचार योजनाएं, सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रचार योजनाएं बनाई जाती हैं कि गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ जब लोग आते हैं तो ऐसे प्रचार करते हैं, सभाएं करते हैं, या जो भी सोशल मीडिया वगैरह हो गया, दूर संचार हो गया, वहां पर अपने मत रखते हैं कि भाई सरकार यहाँ पर गलत है, इन सब चीजों में बदलाव लाना चाहिए। तो सरकार पर क्या करते हैं वो भाई, इन सब तरीकों से दबाव लाने का प्रयास करते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है अपनी नीतियां बदल ले। इसमें संचार जनमत तैयार करने वाले अन्य महत्वपूर्ण लोग भी शामिल होते हैं। तो क्या होता है भाई, संचार के माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जनमत इकट्ठा किया जाता है, यानी बहुत सारे लोगों को अपने फेवर में लाके इस सामाजिक आंदोलन को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाता है। विरोध के साधन, विरोध के विभिन्न साधन विकसित किए जाते हैं। उदाहरण जैसे आप देखेंगे भाई, मोमबत्ती जलाना हो गया, मशाल, जुलूस, कपड़े, काले कपड़े का प्रयोग करना, नुक्कड़ नाटक करना, गीत बनाना, कविताएं लिखना, स्लोगन बोलना, तो ये सारे जो हैं कुछ तरीके हैं विरोध करने के। ठीक है, तो गांधी जी के अगर उदाहरण ले तो गांधी जी ने भी जो जन आंदोलन खड़ा किया था तो उस आंदोलन में उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को रखा था, जैसे अहिंसा हो गया, सत्याग्रह हो गया, चरखा, धरना, नमक कानून का उल्लंघन। तो ये सारी चीजें जो विरोध के ये जो सारे साधन होते हैं जिनके तहत जो सामाजिक आंदोलन जो होते हैं और ज्यादा प्रभावी होते हैं और ज्यादा दबाव डालते हैं सरकारों की नीतियों को ना मानने के लिए। ठीक है, कि जो नीतियां बनाई गई हैं वो नीतियां गलत हैं। तो इस तरह से क्या किया जाता है, इकट्ठा होकर समाज के द्वारा इन सब चीज़ों का विरोध किया जाता है, विरोध के नए नए तरीके अपनाए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट पे दबाव डाला जा सके और जो गलत नीतियां हैं उनको बदलाव किए जा सके। समाजशास्त्र में सामाजिक आंदोलन का क्या महत्व है, तो देखिए सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सामाजिक संरचना, व्यवस्था, संघर्ष और परिवर्तन को समझने की कुंजी है। तो समाज में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, इन सब चीजों को समझने के लिए जो है समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है। यानी अगर आपको सामाजिक आंदोलन देख रहे हैं जो समाज में हो रहे हैं उनके पीछे के क्या कारण है, किन वजहों से ये आंदोलन उभर कर आए हैं, ठीक है, या इनका इतिहास क्या रहा है इन आंदोलनों का, तो इसके लिए जो समाजशास्त्र है वो पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। विषय के उदय में भूमिका क्या है, तो देखिए समाजशास्त्र का उदय पश्चिम में फ्रांसीसी क्रांति, राजतंत्र का अंत और स्वतंत्र समानता और बंधुत्व की स्थापना और औद्योगिक क्रांति के बाद हुए बड़े सामाजिक उथल पुथल के दौर में हुआ है। तो आप समाजशास्त्र देखेंगे कि ऐसी परिस्थिति में हुआ था जब समाज में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे थे, यानी नई नई चीजें उभर कर आ रही थी समाज में। ठीक है, राजतंत्र का अंत हो रहा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो है बात कही जाने लगी थी समाज के अंदर। ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति ने तो भाई समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आए। तो इन सब चीजों को समझने के लिए एक सामाजिक दृष्टिकोण जरूरी था, जो किसने दिया, समाजशास्त्र ने दिया। इन क्रांतियों और उसके बाद हुए गरीब मजदूरों के विरोध तथा खाद्य दंगों ने प्रारंभिक समाजशास्त्रियों को चिंतन को प्रभावित किया। तो भाई समाज में जो व्यवस्थाएं बदली, ठीक है ना, उद्योगीकरण हुआ या और भी नई चीजें आई, तो उससे क्या आप देखते हैं कि गरीब मजदूर उभर कर आए, ठीक है ना, खाद्यों की कमी आप देखते हैं उस टाइम आई, तो इससे क्या हो गया, समाज में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई।
और ऐसा क्यों हो रहा था, इन स्थितियों को समझने के लिए जो है समाजशास्त्रियों ने बहुत सारी चीजों को अध्ययन किया और समझा कि भाई क्या सामाजिक कारण है जिनकी वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या था, ये सारी चीजें एक चिंतन का विषय थी। ठीक है ना, और वो जो समाजशास्त्री थे उस टाइम के, तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए इन सब चीजों से। सामाजिक व्यवस्था और एकीकरण की चिंता, तो इसमें सबसे पहले आप देखते हैं एमाइल दुर्खाइम क्या कहते हैं। तो दुर्खाइम कहते हैं कि दुर्खाइम जैसे प्रासंगिक समाजशास्त्री सामाजिक आंदोलनों को अव्यवस्था फैलाने वाली शक्तियों के रूप में देखते हैं। तो दुर्खाइम कहते हैं भाई कि जो सामाजिक आंदोलन है, ठीक है, ये क्या करते हैं, कई बार समाज में अव्यवस्था फैला देते हैं। यानी एक जो अच्छे तरह से जो एक प्रशासन व्यवस्था चल रही होती है, उनके लिए जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो खतरा बन सकते हैं। ठीक है, वो ढंग से चलने नहीं देते प्रशासन व्यवस्था को। उनकी रचनाएं जैसे श्रम विभाजन, धर्म, आत्महत्या पर लेख में यह चिंता प्रमुख थी कि सामाजिक संरचना किस प्रकार सामाजिक एकीकरण को संभव बनाती है और व्यवस्था को बनाए रखती है। तो उन्होंने कहा भाई कि सामाजिक जो एकीकरण है वो जरूरी है। ठीक है ना, और जब तक वो नहीं रहेगा तब तक जो है व्यवस्था ढंग से काम नहीं करेगी। अगर बार बार ऐसे आंदोलन होते रहेंगे तो इससे क्या होगा, अव्यवस्था फैलेगी और सरकारें ढंग से काम नहीं कर पाएगी और किसी का जो है फायदा नहीं होगा। इस प्रकार सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि जब सामाजिक व्यवस्था में विच्छेद होता है तो क्या होता है। तो इस तरह से वो बताते हैं कि भाई जब सामाजिक व्यवस्थाएं टूटती हैं, ठीक है ना, सामाजिक व्यवस्थाओं में लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाती है, या वो पिछड़ने लग जाते हैं, या वो गरीब हो जाते हैं, या उनकी जो मांगे होती हैं वो पूरी नहीं की जाती हैं, तो इस समय आप देखेंगे अव्यवस्था जो है वो फैलती है और आंदोलनों का जो है उदय होता है। तो इन्हीं चीजों में आप देखते हैं कि दुर्खाइम कहते हैं भाई कि ये व्यवस्था अव्यवस्था जो है वो क्या करती है कि जो एक प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है उसको वो चलने नहीं देती और बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये सामाजिक आंदोलन जो है वो एक सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई किन वजहों से ये सारी चीजें हो रही हैं। संघर्ष और परिवर्तन की समझ, तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित जो विचार हैं वो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित विद्वानों ने यह दर्शाया है कि सामूहिक गतिविधि केवल अराजकता नहीं है। तो वहीं जो कार्ल मार्क्स से संबंधित लोग हैं, जो उनसे प्रभावित लोग हैं, वो कहते हैं भाई जो विरोध और दंगे होते हैं वो केवल अराजकता फैलाने का कारण नहीं होते हैं। ईपी थॉमसन का योगदान, तो उन्होंने भी दर्शाया कि जन संकुलन या भीड़ में भी एक नैतिक अर्थव्यवस्था होती है, यानी उनकी गतिविधियों के बारे में सही और गलत की साझी समझ होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई लोग संघर्ष जो है वो परिवर्तन लाने के लिए करते हैं। उनका एक मात्र कारण ये नहीं होता कि भाई अराजकता फैल जाए। भीड़ जो होती है वो भी अनुशासित होती है, उसे पता भी है भाई हमें किस चीज़ की मांग करनी है और हमें क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, तो उनका मात्र ये मकसद नहीं होता कि भाई हम क्या कर रहे हैं, अराजकता फैला दे, लड़ाई झगड़ा करके वो सारी चीज़ों को हासिल करें। समाज शास्त्रियों के लिए आंदोलन वंचित के क्षोभ और संरक्षित हितों के विरुद्ध संघर्ष प्रदर्शन कराते हैं। तो वो कहते हैं भाई इसमें लोग सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, जो वंचित लोग हैं जिनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं वो उनके लिए संघर्ष करते हैं। वे समाज में मौजूद शक्ति असंतुलन, वंचन और अन्याय को उजागर करते हैं। तो इनका मात्र कारण ये होता है कि भाई जो शक्ति असंतुलन बना हुआ है कि भाई कुछ लोगों के पास पावर है, कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही निम्न दर्जे के हैं, उनको सामान्य अधिकार भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, या उनको जो है समाज से वंचित किया जा रहा है, उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो लोग हैं वो आंदोलन करते हैं। सामाजिक आंदोलनों के प्रकार, तो सामाजिक आंदोलन कैसे होते हैं, तो दानात्मक या रूपांतरणकारी होते हैं। लक्ष्य क्या होता है इनका, इनका लक्ष्य व्यक्तिगत सदस्यों को व्यक्तिगत चेतना और गतिविधियों में आमूल परिवर्तन लाना होता है। ये बाहरी समाज के बजाय व्यक्तियों के आंतरिक रूपांतरण पर केंद्रित होते हैं, यानी ये व्यक्तिगत जो होते हैं बदलाव की बात करते हैं। जैसे केरल के इजाहवा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदला। ये व्यक्तिगत शुद्धिकरण आत्म सुधार पर केंद्रित होता है, यानी ये क्या करते हैं भाई कि हमें क्या करना चाहिए कि अपने में परिवर्तन लेकर आना चाहिए। तो ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे केरल में भी जो था एक समुदाय था जिसमें नारायण गुरु ने ये बात रखी कि भाई जो भेदभाव हो रहा है आपस में, जो समाज को अलग अलग दर्जों में बांट दिया गया है, तो उनके खिलाफ या जाति व्यवस्था के खिलाफ जो है उन्होंने कहा भाई ये प्रथाएं जो हैं वो गलत हैं, उनको नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को खुद को शुद्ध करना चाहिए, आत्म शुद्धिकरण पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो होते हैं प्रतिदानात्मक या रूपांतरकारी आंदोलन होते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा है सुधारवादी आंदोलन। ठीक है, लक्ष्य क्या होता है इनका, ये वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करते हैं।
ये व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना नहीं चाहते, बल्कि उसमें सुधार लाना चाहते हैं। ठीक है, यानी जो भी व्यवस्था चल रही है अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसमें सुधार की बात करते हैं ये। जैसे 1960 के दशक में भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने का आंदोलन, हाल का सूचना के अधिकार का अभियान। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो समाज में चल रही व्यवस्था को सही मानते हैं, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत होती है जिससे समाज और बेहतर से कार्य कर सके, तो उसके फेवर में होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? सुधारवादी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं फिर। लक्ष्य, ये सामाजिक संबंधों के आमूल रूपांतरण का प्रयास करते हैं, प्राय राज सत्ता पर अधिकार करके। इनका उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था को जड़ से खत्म करना होता है। तो क्रांतिकारी आंदोलन क्या होते हैं भाई? जो समाज में एक व्यवस्था चल रही होती है जो ढंग से काम नहीं कर रही होती, लोग उसके विरोध में होते हैं और उस पूरी व्यवस्था को खत्म करने का काम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक तौर पर उनका उद्देश्य यही होता है कि भाई कि वो सत्ता में परिवर्तन लाए और जो पुरानी व्यवस्था चल रही है उसको जड़ से खत्म कर दें। उदाहरण, रूस की बोल्शेविक जो क्रांति थी, जिसने जार के अपदस्थ करके साम्यवादी राज्य की स्थापना की, यानी राजशाही को खत्म करके पूरी तरह से वो क्या लेकर आए? समाजवादी व्यवस्था। भारत में नक्सली आंदोलन, जो दमनकारी भूस्वामी तथा राज्य अधिकारियों को हटाना चाहते हैं। तो ऐसे अगर भारत में देखेंगे जो नक्सली आंदोलन है वो भी क्या करना चाहते हैं भाई? जो दमनकारी भूस्वामी हैं, जो राज्य अधिकारी हैं, जो उनका शोषण कर रहे हैं, उनको हटाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। पुराने सामाजिक आंदोलन बनाम नए सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो पुराने जो सामाजिक आंदोलन थे और आज के जो आंदोलन है उनमें क्या अंतर है वो देखते हैं। तो देखिए, केंद्रीय मुद्दा क्या होता है पुराने सामाजिक आंदोलन का? मुख्य रूप से शक्ति संबंधों का पुनर्गठन, वर्ग आधारित शोषण और आर्थिक असमानता के कारण जो पुराने सामाजिक आंदोलन होते थे। आज के टाइम में आप देखेंगे जीवन की गुणवत्ता, पहचान की राजनीति, सांस्कृतिक चिंताएं, जैसे स्वच्छ पर्यावरण हो गया, महिला अधिकार हो गए, मानव अधिकार हो गए। तो ये आज के सामाजिक आंदोलन के मुख्य जो है केंद्रीय मुद्दे होते हैं। संगठन का आधार मुख्य रूप से वर्ग आधारित, जैसे कामगार वर्ग या आंदोलन करता था, कोई एक वर्ग होता था जो पुराने समय में भाई जो उनका शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ आंदोलन करते थे। वर्ग की सीमाओं के आर पार से भागीदारियों को एकजुट करके, यानी गैर वर्गीय पहचान पर आधारित होता है। यानी ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वर्ग के लोग इस आंदोलन को करते हैं, जहां भी समाज में कोई समस्या होती है तो हर वर्ग के जो लोग होते हैं वो मिलकर इसमें भाग लेते हैं। नेतृत्व कार्यक्षेत्र, राजनीतिक दल या मजदूर संघों के दायरे में काम करते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये आप देखेंगे एक दल आधारित होते थे, यानी एक दल जो होता था वो इसका जो था वो नेतृत्व करता था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नए सामाजिक आंदोलनों में, तो गैर दलीय राजनीतिक संगठन, गैर सरकारी संगठन, महिलाओं के समूह, पर्यावरण समूह आदि द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? गैर दलीय लोग जो होते हैं और गैर राजनीतिक जो संगठन होते हैं वो लोग मिलकर इसमें काम करते हैं। कार्यप्रणाली प्राय राज्य पर भीतर से दबाव बनाने पर केंद्रित होता था। तो इसमें क्या होता था भाई? राज्य पर जो है वो भीतर से दबाव बनाना पड़ता होता ताकि परिवर्तन आए। यहाँ पर राज्य पर बाहर से दबाव डालना होता है, अक्सर अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है चीजों को रखा जाता है। प्रेरणा, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं पर लोगों का विश्वास था। तो यहाँ पर लोग चाहते थे भाई एक लोकतांत्रिक व्यवस्था आए, ठीक है ना, संसदीय व्यवस्था आए ताकि लोगों को वहाँ पे अधिकार मिल सके। यहाँ संसदीय लोकतंत्र से बढ़ते असंतोष और राज्य की संस्थाओं पर अभिजात वर्ग के अधिकार के कारण उदय हुआ है। तो यहाँ पर ये है कि भाई जो संसदीय लोकतंत्र है वो ढंग से काम नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ चिंताएं हैं, लोगों को लगता है कि भाई उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पर आंदोलन होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के आंदोलन है, पुराने सामाजिक आंदोलन और नए सामाजिक आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य विभिन्नताएं क्या देखने को मिलती हैं। तो केंद्रीय लक्ष्य में जो बदलाव है इनका मुख्य कारण, पुराने आंदोलन राजनीतिक आधारित सत्ता के पुनर्वितरण पर केंद्रित होते थे। ठीक है, जबकि नए आंदोलन सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और पहचान जैसे जीवन गुणवत्ता से जुड़े मुद्दे हैं। ठीक है, यानी पहले क्या होता था? राजनीतिक और आर्थिक चीजें थे, आज आप देखेंगे सांस्कृतिक और पर्यावरणीय चीज जो है ज्यादा उभर कर आती हैं केंद्रीय स्तर पर। संगठनात्मक संरचना अगर देखेंगे, पुराने आंदोलन औपचारिक राजनीतिक दलों से जुड़े होते थे, जबकि नए आंदोलन जो होते हैं वो गैर दलीय नागरिक समाज संगठनों के रूप में आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। अंतर्राष्ट्रीयता की बात करें तो नए सामाजिक आंदोलन अक्सर भूमंडलीय प्रकृति के होते हैं, जो विश्व सामाजिक फोरम जैसे मंचों पर मिलकर काम करते हैं, क्योंकि उनके मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ एक राष्ट्र के दायरे में नहीं रहते। ठीक है ना, तो इन मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना पड़ता है, जैसे पर्यावरणीय मुद्दे हो गए, महामारियां हो गई, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो गई। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी जो है आज के हैं सामाजिक आंदोलन के रूप में उभरे। नेक्स्ट जो हमारा है आंदोलन वो है पारिस्थितिकीय आंदोलन। पारिस्थितिकीय आंदोलन आधुनिक विकास प्रतिरूप से उत्पन्न चिंताओं पर केंद्रित है,
जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग किया जाता है और यह माना जाता है कि विकास से सभी को लाभ होगा। तो अगर आप पारिस्थितिकीय आंदोलन की बात करेंगे तो सबसे बड़ी चिंता पर्यावरण से संबंधित है कि भाई मनुष्य क्या कर रहा है अपनी इच्छाओं को लेकर, ठीक है ना, विकास को लेकर इतना ज्यादा उत्साहित है कि वो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और इससे जो है एक वैश्विक समस्या उत्पन्न हो रही है। ये आंदोलन मुख्य रूप से पर्यावरण की सुरक्षा और जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये आंदोलन क्या करते हैं भाई कि जो भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनको देखना, ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षा करना और भविष्य में जो समस्याएं हो सकती हैं उनसे अवगत कराना, जो इन आंदोलनों का काम होता है। विकास के प्रति रूप पर चिंताएं। तो विकास के प्रतिरूप पर अगर हम चिंताएं देखें तो सबसे पहला संसाधनों का अत्यधिक शोषण हो रहा है। विकास के प्रतिरूप से पहले से ही घटते प्राकृतिक संसाधनों का अधिक शोषण, यानी पहले से ही जो हमारे यहाँ प्राकृतिक जो संसाधन है वो कम मात्रा में है और उनका बहुत ज्यादा दोहन और शोषण हो रहा है, जिससे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। असमान लाभ। यह प्रतिरूप सभी वर्गों को लाभान्वित नहीं कर रहा बल्कि अक्सर गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को विस्थापित कर रहा है। यानी अगर आप देखेंगे इसका फायदा जो उठा रहे हैं, यानी जो भी हमारे पास पर्यावरणीय संसाधन है उनका जो सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं वो अमीर वर्ग के लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और जो उद्योग वाले लोग हैं वो इसको फायदा उठा रहे हैं। और जो भी गरीब और वंचित लोग हैं उनको क्या किया जा रहा है भाई, संसाधनों से हटाया जा रहा है, ठीक है ना, उनके समुदायों को विस्थापित किया जा रहा है, ठीक है, उनका शोषण किया जा रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं जो है लोगों को हो रही हैं इससे। तो अमीर जो है वो तो उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन गरीब जो है वो शोषित होता जा रहा है इन संसाधनों के दोहन से। उदाहरण, बड़े बांध लोगों को उनके घरों और आजीविका के स्रोतों से अलग कर देते हैं। उद्योग कृषकों को उनकी जमीन से हटा देते हैं। तो जैसा आप देखेंगे भाई कि एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर एक बांध परियोजना आती है और वहाँ से लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है। तो उनके लिए क्या है भाई, यानी अगर आप देखेंगे एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो रहा है, ठीक है ना, यानी विकास तो हो रहा है, लेकिन उस विकास के नाम पर बहुत सारे लोगों को जो है विस्थापित किया जा रहा है। ऐसे किसानों से उनकी जमीनें ले ली जाती हैं। औद्योगिक प्रदूषण का प्रभाव एक अलग और गंभीर समस्या है। साथ ही जो औद्योगिक प्रदूषण है उसका भी प्रभाव आप देखेंगे एक गंभीर समस्या का कारण है। यानी कि विकास के लिए बहुत सारी जो है पर्यावरणीय जो चीजें हैं उनसे क्या किया जा रहा है, समझौता किया जा रहा है। चिपको आंदोलन एक ऐसा ही आंदोलन था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में 1970 के दशक में एक प्रमुख पारिस्थितिकीय आंदोलन था जिसने पर्यावरण की सुरक्षा को गरीबों की आजीविका से जोड़ा। ठीक है, चिपको आंदोलन अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकीय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चिंताओं का एक मिश्रण था। यह आंदोलन दर्शाता है कि कैसे सामाजिक असमानता और पारिस्थितिकी विनाश का एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है, पेड़ होता था एक अंगू का पेड़, आप देखेंगे ये पेड़ थे, ठीक है, तो ग्रामीण लोग जो था इनका डेली बेसिस के लिए अपने जीवन यापन के लिए प्रयोग करते थे। लेकिन सरकार ने बाद में क्या किया कि पूरे जो जंगल को एक स्पोर्ट्स जो कंपनी थी उसको दे दिया और इन लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई वो लोग जो है यहाँ पर नहीं इन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते पेड़ों को, और पेड़ काटने की इजाजत किनको दे दी गई, उस कंपनी को दे दी गई, ठीक है ना, उस औद्योगिक कंपनी को दे दी गई। जिसके बाद लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और जब वो कंपनी के लोगों ने पेड़ों को काटने का प्रयास किया तो ये सब लोग क्या थे, पेड़ों से चिपक गए और उन्होंने पेड़ों को काटने नहीं दिया। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन था उस टाइम, एक सामाजिक आंदोलन था कि भाई हमारी जो चीजें हैं, ठीक है ना, एक समुदाय की जो चीजें हैं जो उनका बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और अपना जीवन यापन चलाते हैं, अगर वो किसी एक औद्योगिक क्षेत्र के हाथ में आएगा तो वो क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से भी बहुत सारे आप आंदोलन देखते हैं हुए हैं। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए सरकारी प्रयास। तो सरकार ने क्या किया है, हाल के वर्षों में भारत सरकार ने पारिस्थितिकी में संतुलन और गुणवत्ता लाने के लिए व्यवस्थित प्रयास शुरू किए हैं। एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन, ठीक है, नमामि गंगे 2014 से, इसका उद्देश्य गंगा नदी की सफाई, संरक्षण और प्रदूषण को जो है वो कम करना था। तो ये सुविधा, ये जो एक योजना गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई। स्वच्छ भारत अभियान आप देख सकते हैं 2014 से, इसका उद्देश्य पूरे देश में साफ सुथरा पर्यावरण, स्वच्छ जल और आसपास की स्वच्छता सुनिश्चित करना था। ठीक है, तो सरकार भी कभी ना कभी देखती है कि भाई ये सारी समस्याएं हैं तो उनके लिए उनको भी प्रयास करना जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे जो आंदोलन, बहुत सारी जो ऐसी नीतियां हैं या बहुत सारे ऐसे जो आप देख सकते हैं योजनाएं हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं। वर्ग आधारित आंदोलन क्या होता है, तो देखिए वर्ग आधारित आंदोलन में सबसे पहले हम देखेंगे किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन भारत में औपनिवेशिक काल से ही मौजूद रहे हैं और इन्हें उनकी प्रकृति, मांगों और संगठन के आधार पर विभिन्न चरणों में साझा
समझा जा सकता है। ठीक है, तो वर्ग आधारित आंदोलन होता है, एक वर्ग के लोग जो हैं वो आंदोलन करते हैं किसी एक विशेष मुद्दे के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे जो किसान आंदोलन है, तो भारत में जो औपनिवेशिक शासन से लेके अभी तक जो है किसानों की बहुत सारी समस्या रही हैं, और समय समय पर किसान जो है अपनी आवाजें हमेशा उठाते रहे हैं। औपनिवेशिक काल के प्रारंभिक आंदोलन अगर आप देखेंगे तो प्रेरक कारक स्थानीयता, विशिष्ट शिकायतें, साहूकारों का विरोध, शोषणकारी खेती पद्धतियां, तो ये सारे जो कारक रहे हमेशा औपनिवेशिक शासन काल में आंदोलन के। उदाहरण नील विद्रोह आप देख सकते हैं, नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन किया गया था, जब जबरदस्ती किसानों से नील की खेती कराई जा रही थी, उनके खेत खराब हो रहे थे। दक्कन विद्रोह साहूकारों के विरोध में, कि साहूकारों ने भाई क्या किया, उच्च ब्याज पर उनको पैसे दिए और बाद में उनकी जमीनें ले ली। चंपारण सत्याग्रह 1917 से 18 महात्मा गांधी के नेतृत्व में नील की खेती के विरोध में किया गया। बारदोली सत्याग्रह 1928 में आप देख सकते हैं, लगान विरोधी अभियान, असहयोग आंदोलन का हिस्सा था ये। वन नीतियों के विरुद्ध प्रतिरोध 1920 में, ब्रिटिश सरकार की जो शोषणकारी नीतियां, वन नीतियां थी, उसके विरुद्ध बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन आप देखते हैं भारत में होते आए हैं। किसान संगठनों का उदय 1920-1940 में आप देखते हैं। संगठन बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में। ठीक है, ये सारे जो थे किसान आंदोलन के करने वाले संगठन थे जो अपनी मांगे पूरी करते थे। तो मांग क्या होती थी भाई, किसानों, कामगारों और सभी वर्गों के लिए आर्थिक शोषण से जो हो मुक्ति हो। ठीक है, तो इस तरह से जो ये आंदोलन करता जो थे, या जो कह सकते हैं जो संगठन थे, अपने मुद्दे उठाते थे। स्वतंत्रता के समय के मुख्य आंदोलन अगर आप देखेंगे तो तिभागा आंदोलन 1946 से 47, तो क्षेत्र जो था बंगाल और उत्तरी बिहार। इसमें क्या मांग थी, पट्टेदारी, यानी जो साझा खेती में बटाईदारों को उपज का प्रथागत आधा हिस्सा देने के बजाय 2/3 हिस्सा देने की मांग थी, कि भाई पट्टेदार थे वो ज्यादा मेहनत करते थे, सारा काम करते थे, और आधी फसल जो है जिसकी जमीन होती थी उसको देने पड़ती, तो इसके खिलाफ जो ये आंदोलन हुआ था। तो समर्थन आप देखेंगे किसान सभा और भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने जो था इसका समर्थन किया था। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 में, क्षेत्र आप देखेंगे प्रिंसली राज्य जो उस टाइम हैदराबाद हुआ करता था। संघर्ष क्या था, जो सामंती दशाओं के विरुद्ध, जिसका समर्थन सीपीआई ने किया था, कि भाई जबरदस्ती खेती कराई जाती है, ठीक है, और किसानों का शोषण होता है, उनसे ज्यादा टैक्स वगैरह लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी इस संघर्ष का कारण थी। नए किसानों का आंदोलन अगर आप देखें तो नए किसानों का आंदोलन 1970 के दशक में पंजाब और तमिलनाडु से शुरू हुआ था। यह आंदोलन क्षेत्रीय स्तर पर संगठित था और इसमें किसी राजनीतिक दल की भागीदारी नहीं थी। तो यह आंदोलन आप देखेंगे किसानों द्वारा किया गया था। इसमें वे किसान शामिल थे जो बाजार से जुड़े थे, यानी वे केवल खेती नहीं करते थे बल्कि उत्पादन और खरीद बिक्री से भी जुड़े हुए थे। यानी एक तो भाई उनको ये था कि उनकी फसल जो है वो हो रही है तो उसको समय से जो बाजारों तक पहुंचाना, एक अच्छा मूल्य देना, तो इन सब चीजों की मांग जो थी इन किसानों की थी। इस आंदोलन की सोच मजबूत राज्य विरोधी और शहर विरोधी थी, मजबूत राज्य विरोधी और शहर विरोधी थी। तो इनका भाई मेन ये था कि जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं वो गलत है, और उसका ज्यादातर फायदा जो होता है वो जो शहरों में लोग रह रहे हैं, जो शहरों में जो अनाज जाता है, तो जो भी आप देखेंगे जो बिचौलिए होते हैं या जो व्यापारी वर्ग है वो उसका जो है ज़्यादा फायदा उठा रहा था, और जो किसानों को जो है उसका फायदा नहीं मिल रहा था। तो ऐसी नीतियां बनाने की बात करी गई थी कि भाई जो किसानों का हक है, जो मुनासिब जो राशि है उनको मिल सके। तो इनकी मुख्य मांगे कीमत और उससे जुड़े मुद्दे थी, जैसे उचित दाम मिलना, कृषि निवेश की लागत, टैक्स और उधार की वापसी। ठीक है, तो ये जो थी मुख्य जो थी मुद्दे थे किसानों की। विरोध के तौर पर किसान सड़क और रेल मार्ग रोकते थे और नेताओं व अधिकारियों को गांव में आने से रोकते थे। ठीक है, तो ये किस तरह से आंदोलन किया जाता था कि भाई ये लोग जितने भी किसान थे वो इकट्ठा हो जाते थे, जो मेन रास्ते होते थे, चाहे वो सड़क हो चाहे वो रेल मार्ग हो, इन सबको वो बाधित करते थे। और जब कोई नेता यहाँ वहाँ आने की मतलब उस जगह पर आके उनको समझाने का प्रयास करता था तो उनको गाँव में भी नहीं आने दिया जाता था। ठीक है, तो कड़ा प्रतिरोध करते थे ये लोग। इसे नए सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा माना गया क्योंकि इसमें पर्यावरण और महिला उद्देश्यों को भी शामिल किया गया, और बाद में हम देखते हैं कि इसमें जो है कि महिला के जो अधिकार हो गए या पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे थे वो भी इन आंदोलनों का जो है हिस्सा बन गए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे सामाजिक आंदोलन जो है भारत में भी होते रहते हैं। कामगारों का आंदोलन, भारत में कामगारों का आंदोलन जिसे श्रम आंदोलन भी कहते हैं, औद्योगिक क्रांति और औपनिवेशिक शोषण के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। ठीक है, यानी आप देखेंगे जो कामगार हैं, यानी जो अपनी जमीन पे ना और स्थानों पर काम करते हैं, चाहे वो कारखानों में कर रहे हो या फिर किसी की जमीन पर काम कर रहे हो, तो उनका जो शोषण होता था उसके खिलाफ भी कामगारों ने कई बार आंदोलन किए हैं। औपनिवेशिक काल की प्रारंभिक अवस्था अगर हम देखें तो औद्योगिकरण 1860 के दशक में कलकत्ता, मुंबई और बाद में मद्रास जैसे बंदरगाह वाले शहरों में कारखानों की स्थापना होती है। शोषण क्या हुआ इनका,
मजदूरी बहुत सस्ती थी क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वेतन और कार्य दशाओं के लिए कोई नियम नहीं बनाए थे, ठीक है, तो कोई नियम नहीं था, तो जितनी मर्जी जो होती थी उनको कीमत दी जाती थी काम की। प्रारंभिक विरोध कामगारों ने संघों को बनाने से पहले ही स्वतः स्फूर्त विरोध प्रदर्शन और हड़तालें करी, ठीक है ना। तो कामगारों ने पहले कामगारों का संघ नहीं हुआ था, लेकिन जो उनका शोषण हो रहा था तो उनके खिलाफ उन्होंने शुरू में ही क्या कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बाद में उन्होंने संघ बनाया और संघों के द्वारा भी विरोध किया। राष्ट्रवाद और औद्योगिक विस्तार। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उद्योगों का विस्तार हुआ, लेकिन खाने की कमी और तेजी के बढ़ती कीमतों के कारण असंतोष बढ़ा। तो राष्ट्रवाद और औद्योगिक विस्तार यानी जब उस टाइम हम देखेंगे भारत में स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था, तो राष्ट्रवाद तो एक मुद्दा ही था ही, और साथ में क्या था कि भारत में जो उनके अधिकार थे वो भी दिलाने थे। तो आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो था, जब औद्योगिक विस्तार शुरू होता है, तो उस समय आप देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि भाई ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो खाद्यान्न फसलें तक नहीं हो पाती हैं युद्ध के कारण, ठीक है। और उस समय जो है समस्याएं और ज्यादा उत्पन्न होती हैं जब कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। उस टाइम लोगों का जो संतोष है वो और ज्यादा अस्थिर हो जाता है, और लोग क्या करते हैं, कड़े तौर पर सरकारों का विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। हड़तालों की लहर अगर आप देखेंगे, 1917 मुंबई की कपड़ा मिलों में सबसे बड़ी हड़ताल होती है। फिर कलकत्ता के पटसन कामगारों ने भी काम रोक दिया। मद्रास की बंकिम और कर्नाटक मिलों तथा अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में भी वेतन वृद्धि के लिए काम बंद कर दिया गया, ठीक है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे जब आर्थिक रूप से कमजोर होता है ब्रिटेन, तो यहाँ पर जो पैसे, जो भारतीय पैसे थे, उनको विदेशों में लेके जाया जाता है। यहाँ के लोगों को जो है उनके जो कीमत होती है, यानी जो उनके काम की जो मेहनताना होता है या जो श्रम जो होता है उनका, उनके लिए उनको पैसे भी नहीं दिए जाते, और प्लस में जो उन कंडीशन होती है वर्किंग वो भी बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो इससे लोग क्या होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं, और जितने भी उद्योग चल रहे थे भारत के अंदर, हर जगह आप देखेंगे विरोध होना शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन का जुड़ाव। कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने उपनिवेशी विरोधी आंदोलन में मजदूरों को शामिल किया, और उसके बाद आप क्या देखते हैं कि ये भाई वैसे भी परेशान लोग थे, तो इन लोगों को यानी जो मजदूर और संघ थे, इन लोगों को जब राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुए, तो जितने भी बड़े नेता थे जैसे महात्मा गांधी, तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये जो भी लोग थे इनको भी अपने साथ जोड़ लिया और जोड़कर एक राष्ट्रवादी आंदोलन बनाया, ठीक है। यानी इसमें आप देखेंगे पहले किसान और उसके बाद आप देखेंगे मजदूर, यानी सबको शामिल करके इसको एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम प्रेशर डाल सकें किसके ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देखेंगे राष्ट्रवाद और औद्योगिक विस्तार में भी काफी जो है सामाजिक आंदोलन उभर कर आते हैं। मजदूर संघों का गठन। तो मद्रास लेबर यूनियन अप्रैल 1918 वीपी वाडिया द्वारा स्थापित भारत का सर्वप्रथम मजदूर संघ था। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में स्थापित किया गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, AITUC एटक 1920 में। तो स्थापना आप देखेंगे इसकी मुंबई में हुई थी। वृहद आधारों पर विभिन्न विचारधाराओं वाला संगठन था, यानी बहुत सारे विचारधाराओं के लोग मिलकर इसमें काम कर रहे थे। इसमें आप देखेंगे साम्यवादी AS डांगे, MN रॉय, नरम और MS जोशी और VV गिरी तथा राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, ठीक है। तो बहुत सारे जो बड़े राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता थे, ठीक है, वो लोग भी जो थे इसके अंदर शामिल हुए थे। स्वतंत्रता के बाद विभाजन। तो ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों में साम्यवादियों ने एटक पर नियंत्रण कर लिया था, और मई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अन्य संघ भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया, और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों के तर्ज पर विभाजन हुआ, और 1960 के दशक के अंत से क्षेत्रीय दलों ने भी अपने स्वयं के संघों का गठन शुरू कर दिया, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद देखते हैं बहुत सारे संगठन बने। 1970 के दशक में प्रतिरोध। तो 1966 से 67 में अर्थव्यवस्था में भारी मंदी उत्पन्न, उत्पादन और रोजगार में कमी से भी क्या देखते हैं आप, असंतोष बढ़ता है। तो इस समय आप देखेंगे भाई आर्थिक मंदी, अकाल, मौसम का सही ना होना, मानसून का सही से ना आना, तो इन सब चीजों की वजह से भारत के अंदर जो है आर्थिक संकट आता है, और लोगों का जो असंतोष है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है, और लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध करना शुरू कर देते हैं। तो 1974 में रेल कर्मचारियों की बहुत बड़ी हड़ताल, जिसमें राज्य और मजदूर संघों के बीच प्रतिरोध तीव्र हो गया, ठीक है। तो 1974 में एक बड़ी रेल हड़ताल होती है जब रेल कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिलता, तो ये देश में उस समय रेल की सबसे बड़ी हड़ताल थी। तो इस तरह से आप देखते हैं भाई जो मजदूर संघ थे, जब उनकी मांगे पूरी नहीं होती या उनको उनके अधिकार नहीं दिए जाते या उनका वेतन नहीं मिलता, तो वो लोग क्या करते थे, कड़ा प्रतिरोध करते थे सरकारों के विरुद्ध। जाति आधारित आंदोलन। तो जाति आधारित आंदोलन मुख्य रूप से पहचान, आत्मसम्मान और सामाजिक समानता प्राप्त करने पर केंद्रित हैं। इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में समझा जा सकता है, ठीक है, दो तरह से होते हैं। एक होता है दलित आंदोलन, दूसरा पिछड़े वर्ग और जातियों के आंदोलन। तो दो रूप में हम देख सकते हैं जाति आधारित आंदोलन को।
सबसे पहला आता है दलित आंदोलन। दलित आंदोलन एक विशिष्ट चरित्र दर्शाता है जहां आर्थिक शोषण और राजनीतिक दबाव महत्वपूर्ण है, लेकिन केंद्रीय संघर्ष मानव के रूप में पहचान, आत्मविश्वास, आत्मनिर्णय, अस्पृश्यता के कलंक को समाप्त करने का है। ठीक है, यानी देखिए दलित आंदोलन ये था कि भाई उनको अपने समाज में एक पहचान बनानी थी, उनको भी समाज में समान दर्जा देना था, लेना था, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा शोषण हुआ था। तो अगर उनको समाज दर्जा नहीं दिया जाएगा समाज में, तो उनका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि वो अपने आप को हिस्सा भी नहीं मानेंगे ना समाज का, भाई अगर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जब भारत में आई, तो वही चीज तो खत्म करना था। ठीक है ना, समाज में सबको समान दर्जा देना था, एक साथ लेकर आना था, या उनके ऊपर जो भी कह सकते हैं कि भाई जो एक धारणा बना दी गई थी अस्पृश्यता की, कि भाई कि ये अस्पृश्य, इनको छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, इनको साथ रखा नहीं जा सकता, तो ये सारी जो चीजें थी वो खत्म करना था। ठीक है, तो इनके खिलाफ जो है सरकारों ने भी जो है नियम बनाए, और प्लस में जो उस समाज से जुड़े लोग थे उन्होंने भी जो है आंदोलन किया। और ये जो तबका दिया गया था उनको कि भाई ये अस्पृश्य हैं या दलित हैं, ठीक है, ये समाज का हिस्सा नहीं है, या समाज में इनकी दर्जा निम्न है, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए इन्होंने भी जो है संघर्ष किया और आंदोलन किए। तो इसे स्पर्श के लिए संघर्ष कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं भाई ये स्पर्श के लिए भी संघर्ष था। यानी पहले क्या होता था कि जो दलित लोग होते थे उनको जो है अगर गांव में पहले कुएं में पानी भरा जाता था, तो उनको कुएं से पानी भी भरने नहीं दिया जाता था। उनके जो उच्च वर्ग के लोग होते थे उनके सामानों को भी नहीं छूने दिया जाता था। तो इन सब चीजों के खिलाफ भी है जो एक दलित आंदोलन काफी बड़ी मात्रा में आप देखते हैं भारत में हुआ। दलित शब्द का अर्थ और उद्भव। तो दलित शब्द का सामान्य अर्थ मराठी, हिंदी, गुजराती और अन्य भाषाओं में गरीब तथा उत्पादित उत्पीड़ित, ठीक है, उत्पीड़ित लोग होते हैं। ठीक है, तो गरीब हैं और उत्पीड़ित लोग हैं। किसी भी भाषा में आप देखेंगे तो दलित शब्द का यही अर्थ आपको दिखेगा। 1970 के दशक के प्रारंभ में मराठी में बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायियों और नवबोध आंदोलनकारियों ने इसे नए संदर्भ में प्रयोग करना शुरू किया। ठीक है, तो बाद में आप देखेंगे भाई एक बड़े दलित नेता के रूप में जो उभरे थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और साथ ही उनके जितने अनुयायी थे, और बाद में आप देखेंगे वो लोग बौद्ध धर्म में शामिल हो गए, नवबोध के बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया। ठीक है, तो इनको इन्होंने एक नए संदर्भ में प्रस्तुत किया। उन लोगों से जिन्हें उनके ऊपर के लोगों द्वारा जानबूझकर तोड़ा और धराशाही किया गया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया भाई, उन लोगों के खिलाफ संघर्ष किया जो इस व्यवस्था को बनाए हुए थे। तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए लोगों ने जो है वो बड़ा प्रतिरोध किया। ठीक है, इस शब्द में ही प्रदूषण कर्म तथा नियोजित जाति संरचना के अस्वाभाविक अस्वीकृति थी। यानी ये एक जो बहुत समय से चली आ रही व्यवस्था थी जिसमें इन जाति के लोगों को प्रदूषित कहा जाता है। ठीक है, इनका कर्म सही नहीं समझा जाता, भाई ये गलत काम करते हैं। ठीक है, ये जाति व्यवस्था हमें जो है इनका दर्जा हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, इनको ऊपर आने का मौका नहीं दिया जाएगा, या इनके साथ भेदभाव किया जाएगा। तो ये सारी जो चीजें थी वो खत्म करना था दलित जो एक व्यवस्था चली आ रही थी उसमें। आंदोलन की प्रकृति क्या थी, तो देश में कई एक संगठित दलित आंदोलन नहीं, विभिन्न आंदोलनों ने विभिन्न विचारधाराओं के आसपास भिन्न भिन्न मुद्दों को उठाया। तो ऐसा नहीं था कि एक जगह ही आंदोलन चला, देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मांगों के तहत इस आंदोलन ने जो है अपनी मांगे उठाई। विभिन्नता के बावजूद सभी दलित आंदोलनों में समानता, आत्मसम्मान तथा अस्पृश्यता उन्मूलन के एक समानता की खोज हो रही थी। तो आंदोलन चाहे कहीं भी हो रहे हो, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं, लेकिन सबका एक ही मानना था भाई समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, आत्मसम्मान मिलना चाहिए, और जो एक अस्पृश्यता है उसको खत्म किया जाना चाहिए। उदाहरण पूर्वी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में चमारों का सतनामी आंदोलन, पंजाब का आदि धर्म आंदोलन, महाराष्ट्र का महार आंदोलन, आगरा के जाटवों के सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता आंदोलन, दक्षिण भारत का ब्राह्मण विरोधी आंदोलन। ठीक है, तो ये सारे जो आंदोलन थे, वो जो एक व्यवस्था चली आ रही थी हजारों सालों से, उसको क्या करना था, खत्म करना था। दलित साहित्य का योगदान तो देखेंगे, सामासाहिक काल में दलित साहित्यों ने आंदोलन आंदोलन के साथ साथ जनमंडल में एक निर्विदित स्थान प्राप्त किया। तो साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, लोगों ने लेख लिखे, बहुत सारे ऐसे जो पढ़े लिखे लोग आए जिन्होंने इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए अपनी अपनी जो विचारों को लिखा। दलित लेखक अपने स्वयं के अनुभव तथा दृष्टिकोण के आधार पर लिखते हैं। ये मानते हैं कि मुख्य धारा की उच्च सामाजिक कल्पनाशीलता सत्य को छिपाएगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई जो व्यवस्था चली आ रही है इसको खत्म करा जाना चाहिए। ठीक है, और हमें एक ऐसे समाज में जीना चाहिए जहाँ पर सबको सभी अधिकार हो। ठीक है ना, मुख्य धारा के साथ सबको जोड़ा जाना चाहिए।
दलित साहित्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रांति का आह्वान करता है, कुछ सांस्कृतिक संघर्ष पर बल देते हैं, जबकि अन्य समाज की संरचनात्मक विशेषताओं के साथ ही आर्थिक आयामों को भी इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, तो जो भी दलित साहित्य लेखक हुए तो उन्होंने कहा भाई सांस्कृतिक क्रांति होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में है जो लोगों को समान दर्जा देना चाहिए, आर्थिक रूप से इनको भी संपन्न किया जाना चाहिए, इनको भी इनके अधिकार दिए जाने चाहिए, ठीक है, राजनीतिक तौर पर भी इनका उद्भव होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है इन साहित्यों में लिखी गई ताकि दलितों का भी जो है उत्थान हो सके। नेक्स्ट है पिछड़े वर्ग एवं जातियों के आंदोलन। पिछड़े वर्ग के आंदोलनों का उदय औपनिवेशिक और औपनिवेशोत्तर दोनों संदर्भों में राजनीतिक इकाइयों के रूप में हुआ है। तो आप देखेंगे पिछड़े वर्ग एवं जातियों के जो आंदोलन रहे हैं वो औपनिवेशिक टाइम में भी थे और औपनिवेशिक टाइम के बाद भी रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक गतिशीलता का क्या आधार रहा। तो औपनिवेशिक प्रभाव की बात करते हैं तो औपनिवेशिक राज्य अक्सर अपनी संरक्षिता जैसे नौकरियों में अवसर का वितरण जाति के आधार पर करते थे। तो औपनिवेशिक काल में ही आप देखेंगे जो नौकरियां दी जाती थी वो जाति के आधार पर दी जाती थी। जाति का पंथ निरपेक्षीकरण होना, तो संस्थागत जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों को अपनी जातियों में संगठित होना अर्थपूर्ण हो गया। इससे समांतर विस्तार यानी समान अवस्थी वाले जाति समूहों को संगठित होना पर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण जाति अपनी कर्मकांडीय विषय वस्तु छोड़ने लगी और राजनीतिक गतिशीलता के लिए अधिक से अधिक पंथ निरपेक्ष बन गई। ठीक है, तो आप उस टाइम देखेंगे कि जब औपनिवेशिक शासन था तो एक बड़ी चीज हमें देखने को मिलती है कि उस टाइम जो औपनिवेशिक सरकार थी वो जाति व्यवस्था में उतना ध्यान नहीं देती थी। ठीक है, वो हर वर्ग के जो लोग थे, हर जाति के लोग थे, उनको नौकरियां दिया करते थे। ठीक है, और वो धर्म और जाति नहीं देखते थे, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो धर्म व्यवस्था थी वो धीरे धीरे जो थी यहाँ पर देख इन क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती। नौकरी पेशा जो क्षेत्र था, जो ये वर्ग के लोग थे, वहां पर आपको जाति प्रथा देखने को नहीं मिलती, धर्म व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। वहां पे आप देखेंगे पंथ निरपेक्ष, यानी इन नौकरियों में जो काम कर रहे थे वो पंथ निरपेक्ष यानी बिना जाति धर्म के भेदभाव के लोग जो थे वो काम करते थे। हाँ, सामाजिक तौर पर भेदभाव था, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि इनके जो काम करने का तरीका था या जो उन क्षेत्रों में काम कर रहे थे तो वहां पे जाति व्यवस्था को इतना महत्व नहीं दिया गया या धर्म व्यवस्था को इतना महत्व नहीं दिया गया। पिछड़े वर्गों की संज्ञा का प्रयोग, तो 19वीं सदी के अंत से देश के विभिन्न भागों में पिछड़े वर्ग की संज्ञा का प्रयोग शुरू हुआ। तो 19वीं शताब्दी में आप देखते हैं पिछड़े वर्गों की संज्ञा का प्रयोग शुरू होता है। विस्तृत प्रयोग के क्षेत्र आप देखेंगे मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी 1872 में, मैसूर राजशाही राज्य 1918 से, और बंबई प्रेसिडेंसी आप देखते हैं 1925 से। ठीक है, तो इस समय आप देखेंगे पिछड़े वर्ग की संज्ञा की जो है शुरुआत होती है। संगठनात्मक विकास अगर देखें तो संगठन का उदय 1920 के दशक से देश के विभिन्न भागों में जाति के मुद्दे के आपस एकजुट होकर बहुत से संगठन खड़े हुए, और इस समय आप देखेंगे भाई कि जाति के मुद्दे पर भी जो है वो संगठन बनने शुरू होते हैं। उदाहरण, संयुक्त प्रेसिडेंसी में हिंदू बैकवर्ड क्लासेस लीग यानी हिंदू पिछड़ा वर्ग लीग, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन यानी अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग लीग। 1954 तक पिछड़े वर्गों के लिए 88 संगठन काम कर रहे थे, यानी आप देखेंगे धीरे धीरे जो ये लोग संगठित होने लग गए और लगभग 88 संगठन जो थे वो पिछड़े वर्गों के लिए काम करने लग गए 1954 तक। जनजातीय आंदोलन, तो जनजातीय आंदोलन क्या होते हैं? तो जनजातीय आंदोलन देश भर में फैले हुए हैं जो मुख्य रूप से वन भूमि से विस्थापन, पहचान की सुरक्षा और आर्थिक विकास में न्याय संगत हिस्सेदारी के मुद्दे पर केंद्रित हैं। तो जनजातीय आंदोलन क्या होते हैं भाई? ये टोटल किस पे डिपेंड थे लोग? ये रहते थे जंगलों में, ठीक है, वहीं से अपना जीवन यापन चलते थे, लेकिन बाद में आप देखेंगे भाई इनको विस्थापित किया गया तो इनकी सबसे बड़ी समस्या थी अपनी पहचान की, ठीक है ना, और किस तरह से ये अपना आर्थिक विकास करें, किस तरह से इनको हिस्सेदारी मिले समाज में। तो इसके लिए जो है जनजातीय आंदोलन हुए। सबसे पहले आप देखेंगे झारखंड आंदोलन मध्य भारत में। तो झारखंड राज्य 2000 का एक लंबे जनजातीय संघर्ष का परिणाम था। नेतृत्व और प्रतीक देखें, बिरसा मुंडा सबसे प्रमुख नेता रहे, उनकी मृत्यु के बाद अभी उनकी कहानियां और गीत आदिवासियों की प्रेरणा बने। ठीक है, तो झारखंड में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक बड़ा संघर्ष किया था झारखंड को एक अलग छवि देने के लिए, एक अलग राज्य बनाने के लिए। साक्षरता का प्रभाव, मिशनरियों द्वारा शिक्षा फैलाने से आदिवासी पढ़े लिखे, उन्होंने अपने इतिहास और संस्कृति को लिखा और साझा पहचान बनाई। इससे आदिवासी बुद्धिजीवी नेतृत्व उभरा जिसने पृथक राज्य की मांग को संगठित किया। ठीक है, तो ये अपनी संस्कृति अपने समाज को लेकर बहुत ज्यादा अग्रसर थे। ठीक है, जो मिशनरी आए थे बाहर से वो लोग क्या कर रहे थे, इन पर जबरन दबाव डाल रहे थे भाई, और वो सारी चीजें थोपी जा रही थी जो इनके समाज से संबंधित नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया भाई, अपनी पहचान के लिए जो है आवाज उठाई, और 2000 में देखते हैं कि एक नया जो राज्य बनता है झारखंड आंदोलन।
दिक्कुओं के खिलाफ संघर्ष, तो बाहरी व्यापारी और महाजन दिक्कु आदिवासियों की भूमि और संसाधनों पर कब्जा करने लगे। खनिज संपदा और उद्योगों से आदिवासियों को लाभ नहीं मिलता था, यानी बाहरी लोग आकर इनके संसाधनों का यूज कर रहे थे, इनको वो सारी चीजें नहीं मिल रही थी। तो इसलिए क्या किया गया भाई, एक लंबा जो है संघर्ष चला इस चीज के लिए। प्रमुख मांगे थी भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास का विरोध। ठीक है, तो भाई इनकी जो भूमि दी जाए इनको, और अगर उनका पुनर्वास हो रहा है तो उसके लिए जमीनें दी जाएं। ऋण और करों की वसूली का विरोध, कि भाई जबरन जो ऋण वसूली हो रही है उसको बंद किया जाए। वन उत्पादन के राष्ट्रीयकरण का बहिष्कार, कि भाई वन जो उत्पादन क्षेत्र थे उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, भाई गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए थे, ये उन सब चीजों को नहीं ले पाते थे, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, विरोध किया। पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय आंदोलन हम देखते हैं, तो यह आंदोलन का मुख्य कारण पृथक पहचान और स्वायत्तता की मांग थी। विशेषताएं क्या थी, तो ये जो थे आप देखेंगे संजातीयता है, यानी भारतीय मुख्य धारा से टकराव में अपनी पहचान बनाने की कोशिश, कि भाई इनकी अपनी अपनी पहचान है। अगर हम पूर्वोत्तर भारत के जो लोगों की बात करें तो उनकी अपनी पहचान है, वो भारत से मिलते हैं तो उनको लगता है कि भाई ये अपनी पहचान और संस्कृति खो देंगे। ठीक है, तो इनकी सबसे बड़ी एक समस्या ये रही है। सांस्कृतिक अलगाव, लंबे समय तक अलग रहने से अपनी परंपराएं और संस्कृति सुरक्षित रही हैं, तो इन्होंने कहा भाई हम जो भारत की मेन धारा से अलग है, हमारी अलग संस्कृति, हमारी अलग पहचान है, तो उसको रखने दिया जाए। ठीक है, तो वो सांस्कृतिक अलगाव की बात करते हैं, और लंबे समय तक ये भारत से अलग रहा है, तो इनकी परंपराएं भी देखेंगे आप अलग है। मांगों में बदलाव, शुरू में अलगाव की प्रवृत्ति थी, पर बाद में भारतीय संविधान के भीतर ही स्वायत्तता की मांग की गई। तो पहले आप देखेंगे ये जो राज्य थे पूर्वोत्तर, ये अलग देश बनाने की बात करते थे, लेकिन बाद में जब ये भारत में शामिल हो गए तो इन्होंने स्वायत्तता की मांग करी, कि भाई हमें अपने धर्म और अपनी जाति और हमारी जो संस्कृति है उसके आधार पर पहचान मिलनी चाहिए, स्वायत्तता देनी चाहिए। तो ये इनकी जो वहाँ पे मांगे थी। पारिस्थितिकीय और आर्थिक मुद्दे, तो आदिवासी आंदोलनों का मुख्य केंद्र रहा है वन भूमि से विस्थापन। तो भाई ये लोग पूरा वन पे डिपेंड रहते हैं, तो सबसे बड़ा इनका मुद्दा यही है कि इन्हें वन से विस्थापित कर दिया जाता है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक पहचान की असमानता और आर्थिक विकास में न्यायसंगत हिस्सेदारी भी, कि भाई इनको अगर विस्थापित किया जा रहा है तो इनकी संस्कृति भी भाई होती है वो खत्म होती है, तो इनकी संस्कृति से जो इनकी पहचान है वो बनाए रखने दी जाए, असमानता ना रखा जाए इनसे। और अगर इनको वहां से विस्थापित किया जा रहा है तो वहां पर जो भी चीजें हो रही हैं उसकी न्याय संगत जो हिस्सेदारी है वो भी इन सबको मिलनी चाहिए। महिलाओं का आंदोलन, तो महिलाओं का आंदोलन भारत में एक लंबा इतिहास रखता है, जिसकी शुरुआत 19वीं सदी के समाज सुधारों से हुई। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी हुई और 1970 के दशक के मध्य में इसका नवीकरण हुआ है। तो भारत में आप देखेंगे महिला आंदोलन शुरू से रहा है, महिलाओं ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हमेशा से क्या है, आंदोलन किए। तो 19वीं सदी के सुधार और प्रारंभिक संगठन, तो समाज सुधार आंदोलन, 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन ने महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे उठाए और महिलाओं के लिए सक्रियता का माहौल बनाया। तो आप देखेंगे भारत में बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा हो गई, विधवा पुनर्विवाह, ये सारी जो कुरीतियां थी इनको खत्म करने के लिए बहुत सारे महिलाओं के लिए आंदोलन चलाए गए। 20वीं सदी के प्रारंभिक संगठन, तो 20वीं सदी के शुरुआत में राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर महिलाओं के संगठनों का उदय हुआ। ठीक है, जैसे वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस 1926, नेशनल काउंसिलिंग फॉर वुमेन इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारे संगठन बने हैं जो महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाते हैं, ठीक है, उनको भी समाज में दर्जा दिलाने की बात करते हैं। कार्यक्षेत्र का विस्तार, तो इन संगठनों ने शुरू में महिला कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन समय के साथ उनका कार्यक्षेत्र राजनीतिक मुद्दों तक विस्तृत हुआ है। उदाहरण के लिए AIWC ने बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता को सभी सुधारों का आधार माना, कि भाई जो भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता है, ठीक है, मिली थी, तो उस समय ये बात रखी गई कि महिलाओं को भी समान अधिकार दिया जाएगा, तो उसकी बात रखी गई कि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। सामाजिक आंदोलनों की विशेषताएं, तो यह सक्रियता संगठन, विचारधारा, नेतृत्व और जन मुद्दों पर परिवर्तन लाने के लक्ष्य जैसे सामाजिक आंदोलनों की विशेषताओं को पूरा करती है, कि भाई जो भी इनके लक्ष्य महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के, तो उन सब की बात जो है ये संगठन करते हैं और सामाजिक आंदोलन करते हैं। कृषि संघर्षों और क्रांतिकारियों में भागीदारी, क्रांतियों में भागीदारी, तो यह मानना गलत है कि केवल शिक्षित मध्य वर्ग महिलाएं ही आंदोलन में भाग लेती थी। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में भी महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। तो भाई कृषि संघर्षों में महिलाओं की भी भूमिका रही है। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले देखेंगे तो महिलाओं ने भी जो है जितनी क्रांतियां हुई थी उन सब में भाग लिया था। उदाहरण के तौर पर बंगाल में तिभागा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका आपको देखने को मिलेगी। निजाम के शासन के विरुद्ध तेलंगाना जो सशस्त्र संघर्ष था उसमें भी महिलाओं ने भागीदारी दिखाई थी। महाराष्ट्र में वर्ली जनजाति में बंधुआ दास्ता के विरुद्ध भी जो महिलाओं ने अपनी भूमिका दर्ज कराई थी। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण हैं। कृषि संघर्षों और क्रांतिकारियों में भागीदारी, तो यह मानना गलत है कि, अच्छा सेम आ गया, ठीक है, नए मुद्दों और जेंडर समतावादी समाज,
तो नवीनकृत आंदोलनों ने कई नए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे कानूनी और सामाजिक परिवर्तन आए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नए मुद्दे भी हैं। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हिंसा के विरुद्ध अभियान, यानी महिलाओं के प्रति जो हिंसा के बारे में वर्षों से अनेक अभियान चलाए गए हैं, जैसे दहेज विरोधी कानून। तो ये सारे जो मुख्य मुद्दे रहे हैं जिनके खिलाफ जो है हमेशा आप देखेंगे महिलाओं ने संघर्ष किया और उनके खिलाफ जो है कानून भी बनाए गए। कानूनी परिवर्तन, महिलाओं के आंदोलन के कारण महत्वपूर्ण कानूनी परिवर्तन आए हैं, जैसे भूस्वामित्व व रोजगार के मुद्दों की लड़ाई, यौन उत्पीड़न, दहेज के विरुद्ध अधिकारों की मांग। तो महिलाओं ने भाई आंदोलन किया, संघर्ष किया, तो उसके बाद भाई उनको भी जमीन में अधिकार। ठीक है, और जो ये देखते हैं दहेज से संबंधित मुद्दे होते हैं, महिला उत्पीड़न होता है, तो इन सब खिलों के विरोध, इन सब चीज़ों के विरुद्ध जो है बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और सख्ती से नियम लागू किए गए हैं, ताकि महिलाओं को जो है शोषण से बचाया जा सके। जेंडर की समझ का विस्तार, तो यह माना जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रबल लिंग पहचान द्वारा बाध्य हैं, कि भाई दोनों एक हैं, जेंडर इक्वलिटी है भारत के अंदर। पुरुषात्मक समाज पुरुषों से भावनात्मक रूप से तटस्थ और सफल होने की मांग करता है, यानी कि अगर आप देखेंगे कि जो भाई पुरुषात्मक समाज था वो महिलाओं को वो दर्जा नहीं देता था, जो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सच्ची स्वतंत्रता के लिए स्त्री व पुरुष दोनों को अपनी इच्छा अनुसार बढ़ने और विकास करने के समान अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है लक्ष्य रखा गया है ताकि जेंडर समानता बनी रहे। जेंडर समतावादी समाज के कारक क्या हैं? तो एक समतावादी समाज मुख्यतः दो कारकों पर आधारित होता है। सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करना, ताकि वे बहुउद्देशीय भूमिकाओं को सफलता से निर्वाह कर सकें। ठीक है, नहीं महिला शिक्षित होगी तो अपने अधिकारों को समझेगी, अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहेगी और एक अच्छे प्रयास के द्वारा वो अपना भविष्य भी सिक्योर कर सकती है। यौनिक अनुपात का संतुलन, यानी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान अधिकार दिए जाए, कोई भेदभाव ना हो लिंग के आधार पर। सरकारी प्रयास, तो भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो लैंगिक दृष्टि से समतावादी समाज को मूर्त रूप देने में सहायता करती है। तो एक सरकारी प्रयास है भाई बेटी बचाओ और बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी इससे क्या होगा कि जो महिलाओं में जो है सशक्तिकरण होगा और वो अपने अधिकारों को जान सकेंगे और अपना विकास कर सकेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।